लास्ट क्लास में हमने सेक्शन नंबर 10 पढ़ा था, मैंने आपको बोला भी था सेक्शन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। बताओ सेक्शन नंबर 10 क्या? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जरा फटाफट इसको रिवाइज। सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? टू पार्टीज। और क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट। नेक्स्ट, किसकी कंसर्न होनी चाहिए? दोनों की कंसर्न होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट क्या? लीगल रिलेशन। फिर क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? मेजर। क्या होना चाहिए? साउंड। क्या होना चाहिए? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। सिंपल करो से, क्वालिफाइड बाय द लॉ। चलिए, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न बोथ वे होना चाहिए। कंसर्न फ्री, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। अग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो वॉइड हो शुरू से, ठीक है, या फिर आगे चलकर। नेक्स्ट, सर्टेनिटी, चीजें सर्टेन होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए कि वो काम आप कर सको। और फाइनली हमने पढ़ा था लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल फॉर्मेलिटी में हमने क्या पढ़ा? ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। ये सारी कंडीशंस अगर आपने पढ़ ली है तो आ जाओ आपकी बुक में, वापस आएंगे इधर। हमने यहाँ पे पढ़ा हम कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट के क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए, एनफोर्सिबिलिटी की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ठीक है। वॉइड अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ वॉइडेबल लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसे वन बाय वन आ जाओ फटाफट देखें। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, और एनफोर्सेबल बाय लॉ वैलिड तब माना जाएगा जब वो, अभी हमने सेक्शन 10 पूरी 12 कंडीशंस पढ़ी। डन। चलिए, वॉइड अग्रीमेंट की बात करेंगे तो वॉइड अग्रीमेंट मतलब क्या? कुछ ना कुछ मिसिंग है, एब्सेंस ऑफ वन और मोर एसेंशियल, एब्सेंस ऑफ वन और मोर एसेंशियल। जो भी सेक्शन 10 है, क्या है सेक्शन 10 बताओ? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो मिसिंग है। या फिर इसे हम क्या बोलेंगे? वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही गलत। चलिए, फिर हमने देखा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? जिसमें अग्री पार्टी, मैंने साइबा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन मैंने जबरदस्ती इसका मोबाइल ले रखा है बंदूक की नोक पर। मैंने कहा भैया बंदूक की नोक पे चल, मुझे अपना मोबाइल दे, और मैंने इसे 50,000 दे दिए, ठीक है। ये होगी अग्री पार्टी। मैंने इसके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया, मोबाइल लिया और पैसे दिए बंदूक की नोक पर, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्री कंसर्न नहीं है, फ्री कंसर्न नहीं है। यहां पर अब अग्री पार्टी के पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? वो चाहे तो इसे वैलिड कर दे, वो चाहे तो इसे वॉइड। चुपचाप घर पे रोते रोते सो जाती है, किसी को कुछ नहीं बोलती है, और कल एक नया फोन खरीद लेती है। इसका मतलब क्या? उसने इसे वैलिड कर लिया। अगर ये जाकर केस कर देती है तो इसने इसे रिजेक्ट कर दिया, वॉइड। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन यहाँ वॉइड अग्रीमेंट है, ये स्टार्टिंग से ही गलत, और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। याद करो मैंने चाइना वाला एग्जांपल दिया था। आज मैंने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 100 केजीज ऑफ राइस दूंगी, बदले में आप मुझे पैसे देना, ठीक है। या फिर उसने मुझे पैसे दे दिए, अब मुझे बस पार्सल करना है, लेकिन वॉर छिड़ गई है, अब मैं दे पा रही हूँ क्या? नहीं। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन अब वैलिड नहीं है। तो सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन कब? वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बाइंडिंग ऑन दी पार्टी, ठीक है। चलो, अनएनफोर्सेबल मतलब क्या? कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है जिस कारण से आप काम नहीं कर पा रहे हो। चलिए, लीगल, इलीगल अग्रीमेंट मतलब क्या? इलीगल मतलब क्या? ऑब्जेक्ट आज की डेट में क्या बन चुका है? अनलॉफुल। कुछ यहाँ पे ए बी सी डी ई दे रखे, आ जाओ इसको वन बाय वन देखें। बस यही अच्छे प्रेजेंटेशन में आपकी बुक का कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ, सारे एसेंशियल प्रेजेंट है, कोर्ट में लेकर जा सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ वाले का नाम क्या है? इलीगल। अब ये डिफरेंस बताती हूँ दोनों में, रुक जाओ बस, ठीक है। चलो पहले बताओ, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में आए तो क्या मैं इसको नाम दे सकती हूँ? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एनफोर्सेबल है, सारे एसेंशियल्स है। चलो, वॉइड अग्रीमेंट की बात करेंगे, अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड फ्रॉम दी बिगनिंग, नो लीगल राइट ऑब्लिगेशन, ठीक है, नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, वॉइडेबल, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन किसके पास है? अग्रीव पार्टी के पास, ये ऑप्शन एक ही पार्टी के पास है। वैलिड अनलेस, वैलिड अनलेस
जब तक वो खुद से कैंसिल ना कर दे, ठीक है। अग्री पार्टी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट पूरा ऑप्शन उसके पास, वो जैसा सोचेगा। वेट, बैठ जा, अगली बार याद रखना है। चलो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। वैलिड इनिशियली बट लेटर बिकम अनएनफोर्सेबल। अब चाइना वाला ही एग्जाम्पल कि भैया अब आप इसे कर नहीं सकते। वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बिकम वॉइड सुपरविंग। सुपरविंग मतलब होता है सब्सिक्वेंट, ठीक है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और चेंज इन लॉ, लॉ बदल गया है, ठीक है। बाद में जाके चीजें दिक्कत गई। जैसे सिंगर अग्री कर रही है क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। जब कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड था, लेकिन अब सिंगर को है ना कैंसर ही हो गया है, तो अब वो गा नहीं सकती है, तो अब जाकर वे वॉइड हुआ है। डन। चलिए, अनएनफोर्सेबल मतलब क्या, टेक्निकल या फिर लीगल डिफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, स्टैंप रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन हाँ इसे ठीक भी किया जा सकता है। चलिए, अब अनएनफोर्सेबल हो चुका है, इलीगल क्या बोलता है, अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है। चलिए, वॉइड है फ्रॉम द बिगनिंग, पनिशेबल बाय द लॉ। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आपको भारी भरकम पनिशमेंट भी मिलती है, बता रही हूँ कैसे। कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी, कोलेटरल मतलब कि अगर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट गलत है, कोलेटरल मतलब उससे जुड़ा हुआ, सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मेन आंसर शीट होती है, उसके साथ आप एक्स्ट्रा लेते हो सप्लीमेंट्स। अगर आपका मेन गलत है तो सप्लीमेंट भी गलत। आपका अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट गलत है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे बेस एक छोटा जो सब कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपका गलत मान लिया जाएगा। इसे हम बोलते हैं कोलेटरल ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल आ जाओ, अगर ए अग्री कर रहा है बी को क्या करने के लिए, मैं 1 लाख दूंगा अगर आप मर्डर करते हो सी का, ये क्या हो जाता है आपका इलीगल अग्रीमेंट। अब जयंती का सवाल क्या है कि इलीगल अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। तुम अगर नोटिस करोगे, वॉइड अग्रीमेंट कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग हो गई है। यहां इन्होंने क्या बोला, आप काम ही क्या कर रहे हो, अनलॉफुल। हमने 10-12 एसेंशियल पढ़े, अगर उन 10-12 एसेंशियल में से अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो ये वॉइड होता है। लेकिन अगर आप कौन सा वाला मिस करते हो, ऑब्जेक्ट याद आ रहा है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या बन जाता है, अनलॉफुल, वो वाला मिस होता है तो आपका क्या बनता है, इलीगल। और आ जाओ डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस किसमें, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफरेंस तो समझ में आता है। वॉइड अग्रीमेंट क्या बोलता है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये बोल रहा है स्टार्टिंग में तो वैलिड था बट लेटर बिकम अनएनफोर्सेबल, मतलब स्टार्टिंग में एनफोर्सेबल हो सकता था, बाद में जाकर अनएनफोर्सेबल हुआ, ठीक है। चलो, वॉइड क्या बोलता है, स्टार्टिंग से ही, वॉइड अग्रीमेंट क्या बोलता है, स्टार्टिंग से गलत, ये बोलता है भैया लेटर जाके। एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसमें मिसिंग है, इसमें बोला ऑल एसेंशियल प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन था, बाद में क्योंकि लॉ बदल गया। चाइना वाला एग्जाम्पल याद रखना। चलिए, नो लीगल राइट ऑब्लिगेशन, उनका राइट है लेकिन स्टार्टिंग में, आगे चलकर राइट हमने आपसे छीन लिए। चलिए, अग्रीमेंट जैसे माइनर के साथ स्टार्टिंग से ही गलत है। सिंगर वाला जो एग्जाम्पल लिया वो स्टार्टिंग से गलत नहीं है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, चाइना वाले केस में मुझे बताओ क्या अब इलीगल हो गया है क्या, ये इलीगल हो गया क्या, नहीं, ये वॉइड है। क्यों, क्योंकि जब किया था वो सही था। इलीगल मतलब स्टार्टिंग से ही गलत हो ना, स्टार्टिंग से मर्डर वाली बात कर रहे हो। इलीगल मतलब कि जो कानूनन गलत है, जिसके लिए कानून ने पनिशमेंट भी दे रखी है, और छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं, थोड़ी सी सीवियर नेचर की पनिशमेंट दे रखी है। आओ डिफरेंस समझे। नेक्स्ट डिफरेंस किसमें है, वॉइड और वॉइडेबल। बताओ वॉइड का मतलब क्या था, कुछ गलत जो स्टार्टिंग से गलत नहीं है, आगे चलकर गलत हुआ है। वॉइडेबल क्या था, फ्री कंसर्न मिसिंग है, बस फ्री कंसर्न मिसिंग है तो वॉइडेबल, ठीक है। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक ही पार्टी एनफोर्स कर सकती है, उसके ऊपर है, वो चाहे तो करे, वो चाहे तो ना करे। नॉट वैलिड, क्या लिखा है, वैलिड अंटिल, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर ये क्या करवा सकती है, या तो चुपचाप रहे वैलिड, कैंसिल करके पहुंच जाए इनवैलिड। डन। चलो, नो राइट ऑब्लिगेशन, राइट है, कुल मिलाकर वॉइड में क्या है, आगे चलकर राइट नहीं बनता है लेकिन स्टार्टिंग में है, ठीक है। ये बोलता है नॉट ऑप्शन, यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे अग्री पार्टी के पास ऑप्शन आता है एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का, ये इम्पॉसिबिलिटी है, इलीगैलिटी आ सकता है। यहाँ पे कुछ याद आ रहा है, मैंने इसमें अंदर पॉइंट्स बताए थे, कोर्शन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन, आगे चल के इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, जोर जबरदस्ती मैंने आपको बताया था। जैसे इन्होंने कहा सिंगर वाला केस, और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपने कुछ भी किया है धमकी दे के, थ्रेड कर कर। डन। चलो, नेक्स्ट डिफरेंस किस में आता है,
इन्फोर्सेबल और अनएन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल मतलब क्या, कानूनन केस कर सकते हो। अनएन्फोर्सेबल मतलब क्या, नहीं कर सकते क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, लेकिन उसे हटा दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ। पहला वैलिड है, एनफोर्स कर सकते हो, उन्होंने कहा वैलिड है बट कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट। क्रिएशन ऑफ लीगल राइट एंड ड्यूटीज, नो लीगल रेमेडी अनलेस डिफेक्ट। कुल मिलाकर इन्होंने कहा ठीक करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, एनफोर्स। फुल्ली वैलिड, डिफेक्टिव बट वैलिड हो सकता है। कोर्ट एनफोर्स करेगा, कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगा, लेकिन डिफेक्टिव को ठीक करोगे तो कर लेगा। ऑल एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल, सम लीगल फॉर्मेलिटी मिसिंग जैसे स्टैंप और राइटिंग। प्रॉपरली साइन एंड स्टैंप अग्रीमेंट एनफोर्सेबल, प्रोमिसरी नोट में स्टैंप नहीं है तो अनएनफोर्सेबल। क्लैरिटी। तो अगर मैं इलीगल की बात करूं, इलीगल मतलब कानूनन गलत। अब तुम्हारी बुक में बोल रखा है क्या क्या, चलो पहला पहला पॉइंट क्या लिखा है, फॉरबिडन का मतलब बताओ, नॉट अलाउड बाय द लॉ। ठीक है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लॉ ने मना कर रखा है, सट्टा जुआ खेलना लॉ ने मना कर रखा है। ऐसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है, इलीगल। क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी है, हाँ है। लेकिन क्या सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, क्या नहीं। लेकिन सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्या, हाँ। जयंती आप डाउट क्लियर है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रॉडर है। इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, स्टार्टिंग में सब वैलिड है और बाद में, लेकिन इसमें कहा कि इसी के अंदर भी, इसके अंदर भी इलीगल भी आता है। तो सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो है, लेकिन सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है। डन। चलो दूसरा, नेचर ही ऐसा है, आप क्या कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो प्रोविजन। कुछ याद आ रहा है, हमने जो ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे, कौन सा, ये वाले हमने पढ़ा था, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट सब लॉफुल होना चाहिए। क्या क्या अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन, फ्रॉडुलेंट करो, इंजरी पर्सन या प्रॉपर्टी, कोर्ट ने बोल दिया इमोरल, सब के सब पॉइंट्स यही तो है, रिपीट। इलीगल कब माना जाएगा, जब ये देखो फ्री कंसेंट मिसिंग है तो क्या बन जाएगा, वॉइडेबल। 8 वाला पॉइंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन मिसिंग है तो क्या माना जाएगा, इलीगल। ठीक है, बाकी कुछ भी मिसिंग होता है तो हम क्या मानेंगे, वॉइड। या तो वॉइड अग्रीमेंट है या तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है तो वैलिड। ठीक है। एनफोर्सेबल अनएनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल बोले टेक्निकल डिफेक्ट मिसिंग है, ठीक करो हो जाएगा। अब क्लैरिटी है बच्चों, पक्का। चलो अब ऊपर जाएंगे वापस, क्या ये सारी चीजें हमने देख ली, आ जाइए। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, पहला क्या लिखा है, एक्सप्रेस, फिर क्या लिखा है, टैसिट, फिर क्या लिखा है, इम्प्लाइड, या फिर क्या लिखा है, क्वाजी। आओ वन बाय वन समझेंगे। सिंपल, पहले समझना, मैंने वेद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने वेद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ, वेद ने बोला हाँ दीदी मैं भी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। एक्सप्रेस, या तो रिटर्न है या तो स्पोकन, या तो हमने पेपर में अग्रीमेंट किया या तो मैंने ओरली बोला, उसने भी ओरली हाँ बोल दिया। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि शब्दों का यूज करना। अब वो शब्द वर्ड्स या तो क्या हो सकते हैं, स्पोकन, या फिर क्या हो सकते हैं, रिटर्न। क्लियर है, चलिए। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, वर्ड यूज नहीं कर रहे, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, पहले बताओ, पहले दो समझ में आ गए क्या। एक्सप्रेस मतलब प्रॉपर बोलना, या तो ओरली या तो रिटर्न। इम्प्लाइड मतलब बोल नहीं रहे, मैंने कहा गाड़ी खरीदेगा तो मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया, दैट मीन्स क्या है, इम्प्लाइड। ठीक है, पैसे ट्रांसफर कर दिए मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब ये दो तो हमें समझ में आ गए। तीसरा मुझे आपको समझाना है, क्या लिखा है, कॉजी मतलब होता है जैसा। अब मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा। चलिए एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी तुम्हें, है ना, मुझे बताना क्या करोगे। तुम्हें मिली एक गोल्ड की रिंग, यही क्लास में पड़ी मिली, यही एग्जाम्पल देती हूँ अक्सर बच्चों को, गोल्ड की रिंग पड़ी मिली, ठीक है। क्या करोगे इस गोल्ड की रिंग का, नॉर्मल अपने आप को सिचुएशन रखो और मुझे बताओ क्या करोगे। पूछोगे कि किसकी है, किसी से कोई जवाब नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर हर कोई बोल रहा है मुझे दे दो मुझे दे दो, मेरी है मेरी है, तो तुम्हें टेंशन होगी, तो चुपचाप हमारे पास आओगे, टीचर के पास जाओगे, ऑफिस में आओगे, बोलेगे दीदी पता नहीं किसकी गोल्ड की रिंग है, ठीक है, इसको दे देना। तो बच्चे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अगर आपके पास किसी की प्रॉपर्टी आ गई है तो वो प्रॉपर्टी क्या करने का, रिटर्न करने का। चलो एग्जांपल चेंज, सिचुएशन चेंज, ठीक है। आईफोन मैंने खरीदा, ठीक है,
अमेजोन से खरीदा, फ्लिपकार्ट से खरीदा, ठीक। अब दो घर आसपास है, दो घर क्या है, आसपास है, ठीक। अब ये डिलीवरी बॉय, ये मेरा घर है, ठीक है। डिलीवरी बॉय गलती से यहाँ चला जाता है, गलत घर में चला जाता है, ये मेरा घर है, ठीक है। अब आज के जमाने में आ गया ओटीपी देने का, महंगे आइटम है तो ठीक है, ओटीपी वगैरह दो, आपके पास आ गया है, लेकिन पहले स्टार्टिंग से तो ओटीपी नहीं था, ठीक है। तो अब ये मान के चलो बिना ओटीपी वाला है, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी बॉय आता है और ये मोबाइल पकड़ा के चला जाता है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं था भैया, पहले से पेमेंट कर रखी थी। अब ये ले भी लेता है तुम्हारा पड़ोसी, ठीक। अब मैं फोन कर करके परेशान, भैया कहाँ हूँ आप, तो बोल रहे हो कि पार्सल दे दिया, मेरे पास तो आया नहीं। उसने बोला मैंने तो दे दिया, मैंने कहा किस घर में दे दिया। अब पड़ोसी की ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है, बनती है कि नहीं बनती है, बनती है। क्या मैंने अपने पड़ोसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, कॉन्ट्रैक्ट है क्या मेरा उसके साथ कि भाई घर पे तेरे पास कुछ भी आएगा, तुमने क्या अपने पड़ोसी से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन उनकी ड्यूटी बनती है। गोल्ड की रिंग गिर गई है यहाँ पर, क्या तुमने सारे बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि अरे सुनो गोल्ड की रिंग गिर जाएगी तो मुझे दे देना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, नहीं। लॉ बोलता है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आपकी ड्यूटी बनती है। तो आ जाओ, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, मीनिंग कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, देखा जाए तो एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने इसे क्रिएट किया है, लॉ ने आपकी ड्यूटी इसे मानी है कि भैया आपकी ड्यूटी बनती है, गोल्ड की रिंग मिस हो गई है तो जिसकी है उस तक पहुंचाओ। मोबाइल अगर पड़ोसी के पास आ गया तो पड़ोसी की ड्यूटी बनती है मुझे ये देने की, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, कभी गूगल पे से पैसे इधर उधर ट्रांसफर हुए हैं क्या, गलती से जिसको देना चाहते थे उसको ना देके किसी और को दे दिया, ऐसी गलतियां करी है, कितने बच्चों ने गलतियां करी है, मैंने तो करी है ये गलती, आप लोगों ने भी करी है क्या ये गलती है, बिल्कुल करी है, ठीक है। इसको जगह किसी और को दे दिया, ठीक है। अभी एक्चुअल में रिसेंटली मेरी सिस्टर ने ये गलती कर दी थी, ठीक है। किसी को पेमेंट करना था तो उसने देखा लास्ट पेमेंट जो क्यूआर कोड खुला है उसमें जाके पेमेंट कर दी, ऐसा अक्सर होता है, पुराना वाला जो क्यूआर कोड होता है वो दिख रहा होता है। तो हमने पता लगाया कि वो 2000 पे करना था, ठीक है। वो 2000 किसको दे दिया है, वो एक पेट्रोल पंप से आई थी, जस्ट पेट्रोल भराकर वो लास्ट क्यूआर कोड था, उन्हें 2000 दे दिए, 2000 पेट्रोल पंप के पास चले गए। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि नहीं बनता, पेट्रोल पंप वाली की ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है, रिटर्न करने की। तो वो प्रॉपर जाती है और बताती है देखो भैया मैं तो पेट्रोल का पेमेंट कर चुकी है, ये गलती से मैं किसी और को ट्रांसफर करी थी, क्यूआर कोड खोला था मैंने आपको दे दिया, तो उनकी ड्यूटी बनती है देने की। अगर वो नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम, केस करते, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, देयर इज नो अग्रीमेंट इंटेंशन बिटवीन पार्टी, ऐसा कोई डिसाइड नहीं हो रखा है, कोई भी इंटेंशन नहीं है। इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय द लॉ, लीगल ऑब्लिगेशन बनती है, ड्यूटी गोल्ड की रिंग जब मिस हो गई थी उसमें भी बनती है, आईफोन के भी केस में बनती है जो मैंने खरीदा था लेकिन पड़ोसी को मिल गया, और पेट्रोल पंप वाला जो मैंने एग्जांपल दिया। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये बस किसके बेस में, फेयरनेस, कि भैया किसी और का पैसा है आप नहीं रख सकते, दे दो, ठीक है। नो पर्सन शुड, फेयरनेस है, हाँ। ये बोले इक्विटी चाहते हैं, नो पर्सन शुड अनजस्टिस बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, मुझे पेट्रोल पंप वाले को फायदा नहीं मिल सकता किसी और के पैसे में, गोल्ड की रिंग आपको मिली है, ठीक है, तो जिसकी है उस तक पहुंचा दो, आईफोन मेरा है जिस तक है ना, जिसके है उस तक पहुंचा दो। तो बस ये कह रही कोई और थोड़ा ना बेनिफिट ले जाएगा, वो मस्त आईफोन चला रहा है, मेरे पैसे में एंजॉयमेंट चल रहा है, हो सकता है क्या, नहीं, लॉ ने ये ड्यूटी क्रिएट करी है। तो यहाँ इन्होंने बोला इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज बाय द लॉ जस्ट द एंश्योर जस्टिस। अब तुम्हारी बुक में आ जाओ, ये लिखा है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ on the basis of principle of equity. There is no intention of party to enter into a contract. Legal obligation imposed by the party. Clarity है बच्चों, तो quasi contract समझ में आए, आ जाओ। एक्सप्रेस मतलब क्या, मैंने वेद के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया। इम्प्लाइड मतलब क्या, अगर वेद ने हाँ बोला है तो ठीक, अगर वेद ने सीधे पैसे दे दिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड तरीका। तीसरा टाइप हमने क्या पढ़ा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी एक्सप्रेस कुछ भी इम्प्लाइड नहीं है, लेकिन लॉ ने ड्यूटी बना दी और बोल दिया इसको कि ये भी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का पक्का। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्या लिखा है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, ठीक है। दुकान में जाती हूँ, सामान खरीदती हूँ और पैसे तुरंत देकर जाती हूँ, एग्जीक्यूटेड, तुरंत इमिडिएटली जो पास ऑन किया, मुझे गुड्स मिले, सामने वाले को क्या मिले, पैसे। तो बोथ पार्टी
परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। मेरी ऑब्लिगेशन पैसे देने की है और सामने वाले शॉपकीपर की ऑब्लिगेशन क्या, मुझे सामान देने की। तो यहां इन्होंने बोला दोनों पार्टी इमीडिएटली पास ऑन करते हैं, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्लैरिटी बच्चों? आओ समझते हैं अच्छे प्रेजेंटेशन। executed contract, both parties have completed their obligation, nothing is left to be। जैसे कैश इमीडिएटली डिलीवर अ गुड्स, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया। एग्जीक्यूटेड समझ में आया? तुरंत तुरंत दोनों काम हो गए, एग्जीक्यूटेड, काम खत्म दोनों तरफ से। चलिए एग्जीक्यूटरी है समझने वाली बात। मैंने बोला रुंझुन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम अभी मुझे फीस पे कर दो, लेकिन पढ़ाऊंगी मैं 1 महीने बाद। क्या हुआ इसमें? एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन खत्म की और दूसरी पार्टी की अभी बची है। रुंझुन ने मुझे फीस सबमिट कर दी है, मैं 1 महीने बाद पढ़ाऊंगी, मैं 1 महीने बाद। एक पार्टी ने किया, या फिर वैसा वर्सा ऑपोजिट करो। रुंझुन ने कहा दीदी मैं फीस बाद में पे कर दूंगी, मैंने कहा ठीक है मैं अभी पढ़ा देती हूँ। तो मैंने पढ़ा दी और फीस इसने बाद में दी। इस भी केस में क्या है, इस भी केस में क्या है, एक पार्टी ने परफॉर्म किया और दूसरी पार्टी ने अभी परफॉर्म नहीं किया। दुकान वाला एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला, गुड्स दे दो पैसे अगले महीने देंगे। तो एग्जीक्यूटेड है कि एग्जीक्यूटरी है? एग्जीक्यूटरी। ठीक है चलो, एग्जीक्यूटरी मतलब क्या, वन या फिर बोथ पार्टीज। बोथ पार्टी का एग्जांपल, रुंझुन मेरे पास आती है, बोलती दीदी बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? मैंने कहा सितंबर से। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगी। तो रुंझुन ने कहा कि दीदी पैसे मैं तभी दूंगी, मैंने भी क्या कहा, पढ़ाऊंगी मैं भी सितंबर में। दोनों पार्टीज, या तो एक पार्टी या तो बोथ दी पार्टी परफॉर्म इन फ्यूचर, तो ये भी एग्जीक्यूटरी कहलाएगा। अगर एक पार्टी फ्यूचर में परफॉर्म करती है वो भी एग्जीक्यूटरी है, या फिर बोथ पार्टी फ्यूचर में परफॉर्म करती है ये भी एग्जीक्यूटरी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आइदर पार्टली परफॉर्म या फिर नॉट परफॉर्म। एग्जाम्पल, ए अग्री टू डिलीवर अ गुड्स नेक्स्ट मंथ, बी भी क्या कह रहा है, विल पे लेटर, तो बोथ पार्टी। ठीक है चलो मुझे बताओ एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बताओ क्या क्या डिफरेंस है, बताइए। एग्जीक्यूटेड दोनों काम तुरंत खत्म कर रहे प्रेजेंट में, एग्जीक्यूटरी फ्यूचर में, या तो एक फ्यूचर में जा रहा है या तो बोथ। मैंने जब एग्जांपल है, या तो मैं फ्यूचर में जा रही हूँ या तो ये सिंगल फ्यूचर में जा रही है, या तो दोनों दोनों फ्यूचर में जा रहे हैं, ये भी एग्जीक्यूटरी कहलाएगा। ठीक है, आधा माल, फॉर एग्जांपल दुकान में जाके मैंने बोला मुझे 10 केजी आटा चाहिए, उन्होंने कहा अभी 5 केजी ले जाओ, अगले महीने 5 केजी लेके जाना है ना, पैसे भी दे देना। तो फ्यूचर में कुछ भी पास ऑन होता है एग्जीक्यूटरी, काम तुरंत खत्म प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट की बात करता है, ये फ्यूचर की बात करता है, दैट्स इट। चाहे सिंगल हो चाहे बोथ हो चाहे वो पार्टली हो, डन। चलिए, लेकिन एग्जीक्यूटरी के अंदर आते हैं 2 टाइप, एक आता है यूनिलेटरल, दूसरा क्या आता है बायलेटरल। जब मैंने कहा कि मैं परफॉर्म करती हूँ रुंझुन ने, या फिर रुंझुन परफॉर्म करती है मैंने, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ओनली वन पार्टी परफॉर्म इन फ्यूचर, अदर पार्टी ने अभी परफॉर्म किया। बोथ परफॉर्म इन फ्यूचर, मैंने कहा बैच भी स्टार्ट होगा सितंबर में, तभी फीस पे करना तभी पढ़ाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, बायलेटर। बोथ पार्टी परफॉर्म इन फ्यूचर, ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ आर पेंडिंग। एग्जांपल, रिवॉर्ड फॉर, क्या लिखा है, जो मेरे कुत्ते को ढूंढ कर लेकर आएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस। ठीक है, ओनली फाइंडर हैज टू एक्ट, फाइंडर तुम्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, अब सामने वाले ने कुत्ता ढूंढ के दे दिया, कुत्ता ढूंढ कर दे दिया, मैंने तुरंत पैसे दे दिए, कुत्ता दिया पैसे दिए, दोनों दोनों क्या हो गए, एग्जीक्यूटेड। सॉरी, मैंने कहा कि कुत्ता ढूंढ दिया और बाद में पैसे दूंगी एक ने, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटरी, लेकिन यूनिलेटरल। यूनिलेटरल क्यों, क्योंकि सिंगल ने अभी एक परफॉर्म किया। ठीक है, अब मैंने अगर तुरंत कर दिया तो एग्जीक्यूटेड, मैंने कहा अभी कुत्ता दो, 1 लाख मैं तुम्हें अगले महीने तो दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। उसने कहा कुत्ता भी तभी दूंगा दीदी जब आप पैसे दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बायलेटर। ए विल डिलीवर गुड्स, ही विल पे लेटर। समझ में आ रहा है क्या, फीस वाला समझ में आया? दोनों अभी के अभी कर रहे, अभी पढ़ अभी पैसे दे, एग्जीक्यूटेड। अभी पढ़ फीस बाद में देना, एग्जीक्यूटरी, लेकिन कौन सा वाला, यूनिलेटरल। बाद में ही पढ़ना बाद में ही फीस, बायलेटरल एग्जीक्यूटरी। क्लैरिटी? चलिए तुम्हारी बुक का एक बार देख, ये तो समझ में आ गया, बोथ तुरंत कर रहे हैं। ठीक है, ये बोला फ्यूचर में करते, यूनिलेटरल बायलेटरल। अगर वन पार्टी फ्यूचर में जाती है, ठीक है,
बोथ पार्टी फ्यूचर में जाती है तो चलो क्लैरिटी है बच्चों, बढ़ू आगे। हम्म, क्या क्या पढ़ लिया आपने? एक्सप्रेस पढ़ लिया, टेसिट तो बताया ही नहीं महान लोगों ने, इम्प्लाइड बताया और कॉसी बताया, टेसिट नहीं बताया। तुम्हारी बुक ने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी, ठीक है। चलो, क्या हमने एग्जीक्यूटेड पढ़ लिया, एग्जीक्यूटरी पढ़ लिया, एग्जीक्यूटरी के अंदर यूनिलेटर बाइलेटर पढ़ लिया, क्लैरिटी है बच्चों, पक्का? चलो, ये हो गया। क्या ये सारे एसेंशियल एलिमेंट पढ़ लिए थे? याद है ना? चलो, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो जाए, निकालो कॉपी। देख लिया क्या आंसर? नालायक, पूरे टाइम नजर यहीं रहती है। चलो कुछ क्वेश्चंस हो जाए। बार बार दिख जा रहा है, बहुत पास में है आंसर। चलो, उत्कर्ष की तो नजर ही है कि कब दीदी आंसर दिखाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। हम्म, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3। हो गया 3? किसका? देख लेती हूँ। 4 हो गया सबका, बढ़ू। फिफ्थ, फिफ्थ में गलत लग रहा है, सिक्स्थ में। समझते हैं आगे, अभी रुक जाओ, जो समझ में आ रहा है अभी करो, ठीक है। फिफ्थ हो गया है सबका। सिक्स्थ हो गया है। सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। सेवेंथ हो गया। एट्थ हो गया।
नाइन्थ हो गया, वेद हो गया नाइन्थ वाला। टेंथ हो गया। इलेवन, इलेवेंथ हो गया। ट्वेल्थ हो गया। थर्टीन, 13th, हो गया 13। 14th हो गया। 15th हो गया। डिस्कस कर लेंगे। एक कौन सा था वो भी याद रखना, क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी मार्क करना जो जो तुम लोग को गलत लग रहे है ना। 15th हो गया सबका। सिक्सटींथ हो गया। सेवनटींथ। 18, 19, 20th हो गया। चलो, जिस जिसमें डाउट है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले एक बार आंसर कर्ज देख लिया था ना तूने, तेरे 5 नंबर कम हो जाएंगे जो कि एमए वाले थे। सब नालायक। हो गया पूरे सही। अच्छा अभी बचा है क्या, रुक जाओ, कर लो जल्दी। हो गया। सब बचे हैं अभी पीछे। हो गया, चलो पूरे सही, एक गलत। एक ना, एक तो तेरा गलत ही रहता है। दो गलत है, कोई 3, 4, 5 नहीं है ना। बताओ किसमें डाउट था, क्या इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन सही नहीं है। एक्चुअल में अग्रीमेंट क्या होना चाहिए था, अग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था बताओ, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, है ना। गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। चलो और किसमें डाउट था, बाकी किसी को डाउट है जो जो गलत हो रहे। 19th है, 20 भी गलत है। एसेंशियल एलिमेंट में क्या हमने सबसे पहला पॉइंट ही टू पार्टीज पढ़ा था, क्या किया गलत।
बी नो कंसर्न, ठीक है चलो। और 15 20 तो नहीं है ना किसी का गलत? यार क्या है फ्री कंसर्न बता, बार बार बताया था विदाउट विदाउट विदाउट। कोर्शन का मतलब क्या बताया था? जबरदस्ती, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, बार बार बोलती से याद रखना, आगे चल कर आएगा आएगा आएगा। फ्री कंसर्न मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है चलो। 15 16 15 के नीचे और किसी को तो डाउट नहीं है? नहीं, चलो। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? फुल्ली परफॉर्म होना चाहिए, नॉट परफॉर्म नहीं, पार्शियली परफॉर्म नहीं, क्योंकि पार्शियली में तो क्या होता था, एग्जीक्यूटरी हो जाता था। तुमने क्या मार्क किया? बी, पार्शियली नहीं, पार्शियली एग्जीक्यूटरी था, ठीक है। एग्जीक्यूटेड में मैंने भी परफॉर्म किया, तुमने भी, तुरंत तुरंत प्रेजेंट हो गया। 11 बच्चों, बढ़ू इसके आगे। इलीगल, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? याद रखना, इलीगल में पनिशमेंट पनिशमेंट पनिशमेंट, और ऐसी वैसी छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं, जेल वेल तक जाने की पनिशमेंट, ठीक है। मैंने ये बताया था कि जो वॉइड है वो ब्रॉडर है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पार्ट क्या बोल दिया, इलीगल, तो ये इसके अंदर आ रहा है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो होते हैं, लेकिन सारे सारे वॉइड इलीगल नहीं होते। इलीगल वो होते हैं जिसमें जबरदस्त वाली पनिशमेंट मिलेगी, जो लॉ अलाउ नहीं करता है, जैसे सट्टा वट्टा ये सारे गलत काम आप करते हो तो, ठीक है। पनिशमेंट भी मिलेगी और साथ में वॉइड भी है, क्लैरिटी। चलो, और क्वेश्चन नंबर नहीं है? वाह, चलो आ जाओ, यहां तक चीजें समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताओ क्या लिखा है। अभी तुम्हें जितने भी 12 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, इन्होंने कहा कि अब हम एक एक करके समझेंगे। ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, वॉइड, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कुल मिलाकर अब हम क्या समझने वाले? ये एक टॉपिक को पकड़ेंगे, ऑफर एक्सेप्टेंस डिटेल में बताएंगे, ठीक है। फिर ये आपको पकड़ेंगे क्या, क्रिएट लीगल इंटेंशन। कुछ याद आ रहा है? अभी हम जब एसेंशियल पढ़ के आए थे सेक्शन नंबर 10, उसमें मुझे बताओ क्या ये पॉइंट था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल? इसमें थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। क्या उसमें कंसिडरेशन था? उसमें शॉर्ट में बताया था, अब ये बहुत डिटेल में बताएंगे। देखो कंसिडरेशन में इतना सब कुछ बताएंगे। अब कंसिडरेशन में देखो ये भी बताएंगे, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, पैसे तुरंत देना, एग्जीक्यूटेड, फ्यूचर में देना, एग्जीक्यूटरी, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ा था, लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन पढ़ा था कि फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट बताएंगे। वो अग्रीमेंट जो कि वॉइड है या फिर अपोज्ड है, ऑपोजिट है किसके, पब्लिक पॉलिसी। हमने वॉइड अग्रीमेंट समझा था, डिटेल में बताएंगे। चलो, तो यहां तक सारे क्या बताए जा रहे हैं, जो आपने एसेंशियल कंडीशंस पढ़ी हैं वो सारी चीजें ब्रॉडर वे में, कुछ बातें, पूरे 12 पॉइंट्स नहीं समझाए हैं, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या होता है ऑफर? आप मुझे बताएंगे क्या होता है ऑफर, बताइए। मैंने कहा मेरी गाड़ी खरीदोगे 2 लाख का, दैट वाज ऑफर। सामने वाले ने, वेद ने बोला कि हाँ दीदी मैं 2 लाख में आपकी गाड़ी खरीदूंगा, दैट वाज एक्सेप्टेंस। चलो आ जाओ, सबसे पहले शॉर्ट में ऑफर बोलो, प्रपोजल बोलो, एक ही बात है। ऑफर, प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन, मैंने जो ऑफर दिया इसे ऑफर बोलेंगे या प्रपोजल बोलेंगे। एक्सेप्टेंस, अप्रूवल ऑफ दैट ऑफर बाय अनदर, जब दूसरा पर्सन इसे हाँ बोल देगा, दैट वाज एक्सेप्टेंस। चलिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिलाकर क्या होता है, अग्रीमेंट। चलो, अभी एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखा था। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप यहां पढ़ो तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या मैं बोल सकती हूँ वो क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन या तो गलत ही होगा या तो क्या होगा, एकदम क्लोजली नियर बाय रहेगा जो आपकी बुक में लिखा है। अगर बुक में ये लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो क्वेश्चन सही है और आपको ऑफर एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। अब देखो, बस ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट नहीं होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ साथ क्या आना चाहिए, प्रॉमिस, सॉरी ऑफर एक्सेप्टेंस तो प्रॉमिस बनाता है, बाद में क्या आना चाहिए, कंसिडरेशन भी। तो ये आगे चलकर एड ऑन होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन वहां पे फिर भी मैं मानूंगी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो फिर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन ही सही है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इन्होंने कहा ऑफर अच्छे से समझते, व्हाट डू मीन बाय ऑफर, वन पर्सन शो विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मैंने वेद को बोला मेरी गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड है, दैट वाज ऑफर। या फिर मैंने क्या बोला, मैंने रुंजन को बोला
कि एक कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, रुंजुन बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, मैंने कहा रुंजुन मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूँ, मैं तुझे 10,000 दूंगी, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कर। तो ऑफर मतलब क्या, कुछ करने को भी बोला जा सकता है और कुछ नहीं, ऑफर कुछ भी हो सकता है। मैंने वेद को बोला, वेद वहां पे जाके जो ऑक्शन क्रिएट हो रहा है तू वहां पे मत जाना, क्योंकि तू जाएगा तो वो खरीद ही लेगा। मतलब मैं कुछ करने को बोल सकती हूँ, मेरी गाड़ी खरीद, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ कि वो गाड़ी मत खरीद। जैसे रुंजुन को बोला ड्राइंग कंपटीशन ना जाए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में तो ये याद रखना, ऑफर मतलब क्या, कुछ करने को बोलना या फिर कुछ नहीं करने को बोलना, दोनों का मतलब ऑफर होता है। ठीक है, क्लैरिटी है। चलिए, मेड टू गेट, ये मैं किसको दे रही हूँ, सामने वाली पार्टी को, ताकि सामने वाली पार्टी क्या दे दे, अपनी कंसर्न दे दे। पर्सन मेकिंग ऑफर, ऑफर देने वाले को क्या बोलते हैं, ऑफरर। जिसको दिया जा रहा है दैट वाज ऑफरी। पर्सन रिसीविंग ऑफर दैट वाज ऑफरी, या फिर प्रपोजर या फिर प्रपोजिंग। लेकिन आपकी बुक में सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज किया गया दैट वाज ऑफरर और ऑफरी। लेकिन अगर कहीं वो प्रपोजर या प्रपोजी बोलते तो समझ जाना। चलो, अब इन्होंने कहा एक वैलिड ऑफर के रूल्स। चलिए, सबसे पहला, ऑफर एकदम क्लियर होना चाहिए। याद करो, हमने इससे पहले जब एसेंशियल कंडीशंस पढ़ा था तो मैंने एक पॉइंट बताया था, सर्टेनिटी। व्हाट डू मीन बाय सर्टेनिटी, फिक्स होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंसेस एड इडम याद आ रहा है, कंसेसम एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड। मेरे घर में याद करो, मैंने हिमांशु वाला एग्जांपल दिया था कि घर में मर्सिडीज भी है और नैनो भी है। मैंने कहा मैं अपनी कार बेच रही हूँ, उसके दिमाग में क्या था, मर्सिडीज, मेरे दिमाग में क्या था, नैनो। सर्टेनिटी है क्या, नहीं है। चीजें फिक्स है क्या, कि कौन सी कार बेचनी है, नहीं। इन्होंने कहा ऑफर, ऑफर वैलिड तब माना जाएगा जब वो क्या है, क्लियर है, या फिर क्या है, डेफिनाइट है। क्या नहीं है, वेग नहीं है। वेग मतलब कंफ्यूज नहीं कर रहा है। बात समझ में आई। तो वैलिड ऑफर तब जब क्लियर, डेफिनेट या फिर वेग नहीं। कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ, सामने वाले को प्रॉपर तरीके से बताया हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। मतलब मैं ऑफर क्या दे सकती हूँ, ओरल और रिटर्न। या फिर मैंने वेद को गाड़ी जाकर गाड़ी की चाबी दे दी कि भाई ले ले। या तो मैंने पूछा गाड़ी खरीदेगा, या फिर मैंने चाबी दे दी। चाबी दे दी मतलब इम्प्लाइड बोल सकते हो, या फिर मैंने पूछा खरीदेगा क्या। तो वैलिड ऑफर में ये सारी चीजें होनी चाहिए। चलिए, अब टाइप ऑफ ऑफर, दो टाइप होते हैं, क्या लिखा है, स्पेसिफिक और जनरल। चलो, स्पेसिफिक ऑफर मतलब क्या, मैंने कहा वेद मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या, तो मैंने स्पेसिफिक इसको बस ऑफर दिया। मैंने कहा तुम सारे बच्चों को, बच्चों क्या कोई भी मेरी गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड है। जनरल ऑफर, मैंने कहा मेरा कुत्ता गुम गया है, जो कुत्ता ढूंढ के लेकर आएगा, डॉग को ढूंढ के लेकर आएगा, मैं उसे 1 लाख दूंगी। ये किस टाइप का ऑफर है, जनरल ऑफर। मैंने बस रुंजुन को बोला रुंजुन तुम क्या ये काम करोगी, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। चलो, मेड टू पर्टिकुलर पर्सन या मेड टू पब्लिक। पर्टिकुलर पर्सन मतलब ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट, एनीवन कैन एक्सेप्ट द फुलफिल कंडीशन। डन। तो अभी हमने ऑफर का मीनिंग समझा, फिर हमने ऑफर में क्या क्या आता है ये समझा, फिर हमने समझा एक वैलिड ऑफर में क्या क्या होना चाहिए, फिर हमने समझा टाइप ऑफ ऑफर। बस ये मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया है। आज जो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, वन ऑफ द अर्लिएस्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर देना। उसके बिना आपका अग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। यहां इन्होंने यही बोला है, वन पार्टी जो ऑफर दे रही है उसे बोलते हैं ऑफर, अनदर पार्टी इज ऑफरी जो इसे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ऑल द एसेंशियल्स चीजें उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। व्हाट इज ऑफर या फिर प्रपोजल एक ही बात है। इन दोनों को सिनोनिम्स बोल सकते हैं अपन। सिनोनिम्स मतलब क्या, सेम है ये, है ना, सिमिलर नेम। चलो, साफ यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू एंटर द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, when a one person signify to another his willingness, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कि भैया कुछ करो, टू डू, या फिर क्या लिखा है, abstain from doing। प्लीज लैंग्वेज में ध्यान देना, मैंने इसे सिंपल कर कर आपको बताया कि कुछ करना या फिर कुछ नहीं करना। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब क्या, एब्सेंट हो जाओ, वो काम मत करो। जैसे मैंने बोला रुंजुन ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट मत करना। तो ऑफर कुछ करने वाला भी हो सकता है, कुछ काम करने को बोला जा सकता है, या फिर कुछ नहीं। चलिए, पर्सन मेकिंग प्रपोजल ऑफर इज कॉल्ड प्रपोजल या फिर ऑफरर, और दूसरे वाले को ऑफरी। फिर हमने समझा रूल्स क्या है एक अच्छे ऑफर में, एक अच्छे ऑफर के, वैलिड ऑफर के रूल्स क्या है। गवर्निंग ऑफर, चलो वैलिड ऑफर में ये सब होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, क्लियर, डेफिनाइट, कंप्लीट, फाइनल। क्या नहीं होना चाहिए,
वेद ने एग्जाम्पल देके बता रहे, ए प्रॉमिस टू पे इंक्रीजिंग प्राइस फॉर अ हॉर्स इफ इट्स प्रूव लकी टू प्रॉमिसर। वेग है, हम तुम्हें दे देंगे प्राइस बढ़ाकर, कितना देंगे क्या कुछ डिसाइडेड है क्या? नहीं, सर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफर दूं तो सामने वाले को। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर एक्सप्रेस, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। इसका मतलब एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड बोल सकती हूँ, बोथ वे है, ठीक। चलिए, कम्युनिकेशन जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी। क्या था जनरल? सबको ऑफर देना। क्या था स्पेसिफिक? किसी एक पर्टिकुलर को देना। स्पेसिफिक पर्सन, इसे हम स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। ऑफर एड्रेस टू अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसे हम जनरल ऑफर बोलते हैं। क्लैरिटी है? जैसा ऑफर के बारे में उसका मीनिंग समझा, उसके वैलिड रूल समझे, उसके टाइप समझे, ऐसे ही एक्सेप्टेंस के साथ। बताओ, समझ में आ रहा है? चलो, आप समझते हैं व्हाट यू मीन बाय एक्सेप्टेंस। खुद से बताओ क्या है एक्सेप्टेंस। जो ऑफर ऑफरर ने दे रखा है, ऑफरी अगर उसमें अपनी हामी बताता है कि हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं नहीं करूंगा, जैसा कि आप बोल रहे हो, दैट वाज एक्सेप्टेंस। बस अच्छा प्रेजेंटेशन। एक्सेप्टेंस मतलब क्या? ऑफरी अग्री टू ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। चलो, दो टाइप है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब क्या? बाय वर्ड्स, सेम है, ओरल रिटर्न। इम्प्लाइड मतलब क्या? बाय कंडक्ट, एक्शन। रूल क्या है एक वैलिड एक्सेप्टेंस के? पहला, एक्सेप्ट उसी तरीके से करना जो प्रिस्क्राइब मेथड है। मैंने कहा वेद, अगर तुझे मेरी गाड़ी खरीदनी है तो मुझे फोन कर कर ही बोलना। वेद ने मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया, दीदी मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा, मैं किसी और को भेज देती हूँ, क्योंकि मैंने मोबाइल खोल के देखा ही नहीं। फोन आता तो मैं उठा लेती, फोन आता तो मैं उठा लेती। तो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टेंस वैलिड तब माना जाएगा जिस मेथड से मैंने बोला है एक्सेप्ट होगा, उसी मेथड से करना है। चलो, एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल। मैंने बोला वेद 2 लाख में खरीदेगा गाड़ी, इसने बोला दीदी 2 लाख महंगा बता रहे हो, 1.5 कर दो। तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जिसने कहा दीदी 1.5 लाख करोगे ना तो मैं खरीदूंगा। एक्सेप्टेंस मतलब क्या? मैंने 2 लाख बोला, इसने हाँ बोल दिया, दैट वाज एक्सेप्टेंस। अगर ये बोलेगा नहीं नहीं 1.5 लाख, तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं, जैसा एज इट इज ऑफर दिया एक्सेप्टेंस भी एज इट इज होना चाहिए। क्लैरिटी है बच्चों? नेक्स्ट, अगर वेद ने बोला दीदी मैं 1.5 लाख में लूंगा, तो अब मुझे वेद ऑफर दे रहा है, दीदी क्या आप अपनी गाड़ी बेचोगे 1.5 लाख में? मैंने ऑफर दिया, इसने मेरे ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट। और प्लस अलग से ऑफर दिया, दीदी 1.5 लाख में खरीद दूंगा। तो जो ये मुझे अलग से ऑफर दे रहा है, मैं इसे क्या नाम दूंगी? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब क्या? रिजेक्ट कर देना ओरिजिनल ऑफर का। 2 लाख का ऑफर इसने मना कर दिया है और 1.5 लाख का अलग से मुझे ऑफर दे दिया है। ठीक है? तो वैलिड एक्सेप्टेंस तब है जब प्रिस्क्राइब मेथड में हो, कोई चेंजेस ना करो और काउंटर ऑफर भी ना दो। काउंटर ऑफर दे दे तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। मर्ज भी क्या होना चाहिए? वेद ने अपने मन में रखा है हाँ खरीदूंगा खरीदूंगा, क्या मुझे बताया? नहीं, तो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। शांत है, एक ही तो बात है। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? कम्युनिकेट होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है? शांत है। अगर शांत है तो क्या एक्सेप्टेंस मानेंगे क्या? नहीं। मैंने कहा वेद खरीदेगा क्या? वेद शांत है, तो क्या खरीद लेगा क्या? नहीं, बोलना है, कम्युनिकेट होना चाहिए। मेंटल एक्सेप्टेंस, सेम बात फिर से, मन में इसने हाँ बोल रखा है, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। चलिए, कैन एक्सेप्टेड बाय कंडक्ट, नो कम्युनिकेशन नीडेड इन सच केसेस। सीधा वो क्या कर देगा? मैंने क्या बोला था आंसर? सीधा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए इसने, एक्सेप्टेंस है। चलो, मस्ट बी एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? रीजनेबल टाइम। या तो मैंने टाइम बताया हो, मैंने बोला 7 बजे से पहले मुझे बता देना, या तो मैंने टाइम नहीं बताया है, तो प्लीज रीजनेबल, 1-2 दिन में। 4 साल बाद आकर मुझे बोलेगा दीदी जो आपने ऑफर दिया था गाड़ी का मैं एक्सेप्ट करो, यार रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब यही चीज आपकी बुक से। चलो, कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। एक्सेप्टेंस मतलब क्या? ऑफरी अपनी हामी कर रहा है, हाँ बोल रहा है, अपनी असेंट दे रहा है। एक्सेप्टेंस के रूल्स, पहला क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। दूसरा, जो मेथड बोला है उसी मेथड से एक्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड को लिखो कंडीशनल, अनक्वालिफाइड को लिखो कंडीशनल, कंडीशन। अनकंडीशनल, सॉरी, क्वालिफाइड मतलब होता है कंडीशन, अनक्वालिफाइड मतलब होता है अनकंडीशन, ऑपोजिट, ठीक है, सॉरी। एक्सेप्टेंस,
हाँ नॉट लिखो, है ना, नो कंडीशन लिखा ना, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, अनक्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मतलब कंडीशन, अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशन, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, अनकंडीशन होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या, पूरे से हाँ। मैंने 2 लाख बोला है तो वो 2 लाख के लिए हाँ बोलेगा, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए, इसी को उन्होंने बोला। काउंटर ऑफर को हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं। आपने तो कंडीशन रख दी कि 2 लाख में नहीं, मैं तो 1.5 लाख में खरीदूंगा। वही एग्जाम्पल, 1000 की जगह पे उसने काउंटर ऑफर दे दिया कितने का, 990 का, डन। हाँ, ये बस दूसरे तरीके से बोल रहा है। सी और डी दोनों सेम बातें करें, तरीका अलग है। सी में बस क्या बोल रहा है, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। डी बोल रहा है अगर आपने कंडीशन दिया दैट मीन्स आपने ऑफर को रिजेक्ट किया और आपने काउंटर ऑफर, वो बस उसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में बोल रहे हैं। चलिए, ई, एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ई इसी का एफ का एक्सटेंडेड फॉर्म है, क्या बोल रहे हैं, मियर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरिंग नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेट होना चाहिए, बात बोलनी चाहिए, बस शांत रहोगे तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। इस बीच कोई और गाड़ी खरीद लेता है और वेद बोलता है दीदी मेरी तो एक्सेप्टेंस थी, लेकिन वो तो मन में थी, उसने क्या मुझे बताया नहीं, तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। जी, इफ द ऑफर इज वन टू बी एक्सेप्टेड बाय, नो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, ऑफर इज नेसेसरी अनलेस कम्युनिकेट स्टिपुलेटेड इन द ऑफर इटसेल्फ। क्या लिखा है, इफ द ऑफर इज वन विच इज टू बी एक्सेप्टेड बाय बीइंग, ये क्या लिखा है, एक्टेड अपॉन, क्या मैं बोल सकती हूँ इंप्लाइड, इंप्लाइड तरीका बाय द कंडक्ट। चलो, acceptance must be given within a reasonable time before the offer lapse या फिर revoke, an offer become irrevocable by the acceptance। पहली बात, विद इन टाइम पर आना है, नहीं आओगे तो आपकी गलती। एक बार मैंने ऑफर वापस ले लिया तो अभी आपके पास ऑफर नहीं है, लेकिन एक बार ऑफर बिकम इरिवोकेबल बाय द एक्सेप्टेंस, एक बार एक्सेप्ट कर लिया अब मैं पीछे नहीं हो सकती। मैंने बोल दिया मैं 2 लाख में बेचूंगी, अब वेद ने भी बोला हाँ मैं खरीदूंगा, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, अब मैं पीछे हट सकती हूँ क्या, नहीं, मैं भी नहीं और वेद भी नहीं, नहीं तो हम दोनों एक दूसरे पे क्या कर देंगे, केस, चाहे ये ओरल हो चाहे वो रिटर्न। लेकिन हाँ, ओरल वाली चीजें प्रूफ नहीं कर सकते, केस तो कुछ बनेगा ही नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रूफ, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट तो सही है। डन, क्लैरिटी है। कौन सा वाला, जी वाला पॉइंट। पहला पैराग्राफ समझ में आ गया, एक्टेड अपॉन होना चाहिए। इफ रिवॉर्ड इज ऑफर फॉर फाइंडिंग अ लॉस, कौन सा, सेकेंड लाइन का फर्स्ट, अनलेस, बता रही, चलो जी में डाउट है फिर से बता रही हूँ। इफ द ऑफर इज वन विच इज एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, अभी तो हमने बोला कम्युनिकेशन जरूरी, लेकिन उन्होंने कहा इंप्लाइड में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। नो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस टू बी ऑफर इज नेसेसरी, एग्जाम्पल उन्होंने डॉग वाला ही दे रखा है। डॉग वाला एग्जाम्पल क्या बोल रखा है, मैंने कहा जो मेरे कुत्ते को ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं 1 लाख दूंगी। हर कोई आके मुझे नहीं बता रहा दीदी मैं जा रहा हूँ ढूंढने, जा रहा हूँ, आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ बिना ऑफर एक्सेप्ट किए, बिना कम्युनिकेट किए भी आप ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो बाय द कंडक्ट, आप कुत्ते को ढूंढ के लाते हो सीधा, आपने क्या किया, इंप्लाइड तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। ये समझ में आया कि नीचे एग्जाम्पल हुई है, नीचे अनलेस, अगर लिखा है मैंने, कम्युनिकेशन इज स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड मतलब लिखा हुआ हो, स्टिपुलेशन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, लिखा क्या है, हाँ लिखित, मतलब कि लिखा हुआ बोल सकते हैं, स्पेसिफाई बोलूंगी मैं ज्यादा अच्छा है, स्पेसिफाई, स्टिपुलेशन को लिखो स्पेसिफाई, स्पेसिफाई है। अब एक बार रीड करो, अनलेस कम्युनिकेशन स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई जो मैंने ऑफर दिया है आप इसे एक्सेप्ट करोगे ही। मैंने बोला मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ और ये ऑफर मैंने जनरल दिया तुमको, ठीक है, जो भी खरीदने में इंटरेस्टेड है पहले मुझे आकर बताएगा, जैसे मैंने बोला आकर मुझे बताएगा, तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। या फिर मैंने बोला जो भी खरीदने में इंटरेस्टेड है सीधा अकाउंट में पैसे दे देना, तो ये क्या हो गया, बिना कम्युनिकेशन के सीधा बाय द कंडक्ट। लेकिन मैंने बोला रुको रुको पैसे ट्रांसफर करने से पहले मुझे बताओ, तो यहां पर उन्होंने बोला कम्युनिकेशन क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। क्लैरिटी है, ठीक है। हाँ, कैंसिल, रिवोक मतलब कैंसिल करना। चलो अब मुझे बताओ, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों अच्छे से समझ में आए, ऑफर का मीनिंग एक्सेप्टेंस का मीनिंग, दोनों के रूल समझ में आए, टाइप
जनरल ऑफर भी हो सकता है, जनरल एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर मतलब कि मैंने पर्टिकुलर वेद से पूछा, स्पेसिफिक सबसे पूछा, जनरल, ठीक है। वेद बेटा क्या हुआ, चलो पहला ऑफर एक्सेप्टेंस खत्म। दूसरी हेडिंग बताओ क्या लिखा है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, रिपीट। सोशल अग्रीमेंट में होता है क्या, इंटेंशन, वही रिपीटेटिव बातें। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू देयर अग्रीमेंट, लीगल राइट ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए। मैंने कहा रुंजन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, बदले में तुम मुझे फीस देना, दोनों पार्टी की इंटेंशन है। अगर हम दोनों में से कोई भी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता, हम केस कर सकते हैं। अगर कोई इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं। सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट की बात हो रही है, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो लीगल। बताओ सोशल डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है, मैंने पार्टी में तुम्हें बुलाया, घर पे बर्थडे पार्टी में बुलाया, इसमें क्या कोई लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं, ऊपर भी पढ़ चुके थे हम, ठीक है। बिजनेस कमर्शियल अग्रीमेंट में क्या होता है, लीगल इंटेंशन क्रिएट होता है। टेस्ट यूज बाय द कोर्ट, कोर्ट हमेशा आइडेंटिफाई करती है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेती है, बेस्ड ऑन द कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस, नो पर्सनल थॉट्स। यहाँ पे हम देखेंगे भैया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। कोर्ट के पास जब वो केस जाता है तो वो देखता है कि भैया सोशल मैटर को इग्नोर करता है और बिजनेस मैटर को हाँ बोलता है। आखिरी एग्जाम्पल बस दे रखा है, दोस्ती यारी में हाँ ना बोला मूवी को लेकर, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिजनेस डील हो रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब यही चीज आपकी बुक में लिखा है, ये खुद से एक बार पढ़ेंगे, ये खुद से एक बार रीड करेंगे। ट्रू टेस्ट क्या है, कोर्ट क्या पता लगाता है, कोर्ट बोलता है मैं ऑब्जेक्टिविटी देखूंगा, काम क्या है। जब आप बर्थडे पार्टी में बुला रहे हैं सोशल मैटर है, अगर आप बिजनेस डील कर रहे हैं तो सोशल मैटर नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट से आप करना क्या चाहते हो, सोशल चीजें करना चाहते हो तो नहीं, बिजनेस चीजें करना चाहते हो तो हाँ। बेस्ड ऑन दी कंडक्ट, कंडक्ट मतलब क्या, काम क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, कोई पर्सनल थॉट्स की बात नहीं हो रही कि भैया मूवी अकेले देखना पड़ गया हमें, दिमाग खराब हो गया हमारा, हम केस कर देंगे, नहीं नहीं, बिजनेस डील्स थी, नुकसान हुआ है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो एक बार खुद से रीड कर लेंगे, बोलो। अब ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, ये बाद में करेंगे, बताओ क्लैरिटी है बच्चों, पक्का। पहले ये पूरे ये सब टॉपिक्स हो जाए, इसके बाद इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलो सभा को करते हैं समाप्त।